हेलो एवरीवन, माय नेम इज आमिर आजम। आई एम बीपी सीटीआर 2 सेलेक्टेड टीचर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम चैप्टर वाइज ए टू जेड जितने भी व्याकरण के भी चैप्टर हैं हिंदी के, सभी चैप्टर को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीटेट में भी हिंदी ग्रामर पूछता है। बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होता है उसमें भी 30 नंबर जो लैंग्वेज का जो पेपर रहता है हिंदी का, और खास करके अगर किसी मतलब जो टीजीटी के कोई भी बीपीएससी टीचर बनने वाले हैं और उसमें जो है हिंदी उसका एक सब्जेक्ट है एज ए ऑनर्स पेपर, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो कोई डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ साथ यूपी टेट, सुपर टेट, एनी टीचिंग एग्जाम जहां आपको हिंदी एज ए सब्जेक्ट पूछता है तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम वर्ण विचार को पढ़ेंगे, शब्द विचार को पढ़ेंगे, संज्ञा को पढ़ेंगे, सर्वनाम को पढ़ेंगे, कारक को पढ़ेंगे, विशेषण को पढ़ेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे, विराम चिन्ह को पढ़ेंगे, समास को पढ़ेंगे, अलंकार को पढ़ेंगे, अवयव को पढ़ेंगे और संधि को पढ़ेंगे। ये बारी बारी से हम चैप्टर बाय हम पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है वर्ण विचार, यानी कि व्याकरण के अंश। सबसे पहला जो चैप्टर है वर्ण, छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किससे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है उसे ध्वनि है, उसी ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। और अब नेक्स्ट जो आता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों को हम दो भाग में बांटते हैं। और व्यंजन वर्ण, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने हैं? 11 है, और व्यंजन वर्ण की संख्या 41 है। ठीक, अब समझते हैं स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसमें हम स्वतंत्र रूप से उच्चारण करते हैं, यानी कि उसमें से हम व्यंजन वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं। ठीक, और स्वर्ण वर्ण जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलु स्वर। तो ह्रस्व स्वर में जो अ, ई, उ, री आते हैं, जिसमें से बहुत कम टाइम लगता है। और दीर्घ स्वर में जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए है, ए, सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। और पलु स्वर के अंतर्गत ओडम आते हैं, जैसे मैक्सिमम टाइम लेता है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या कितने? 41 की सहायता ली जाती है, यानी कि व्यंजन वर्ण में हम स्वर्ण वर्ण का सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर्ण वर्ण में जो हम व्यंजन वर्ण की सहायता पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। बारी बारी से आप लोग देखिएगा, मैं ए टू जेड सभी पॉइंट को कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। तो उसको स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्ग में डिवाइड करते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। तो कंठ के अंतर्गत क वर्ग जो भी होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ, तो कंठ के अंतर्गत आता है। तालव्य के अंतर्गत चौ, छ, जौ, झ, ञ। और मूर्धन्य के अंतर्गत ट वर्ग के जो भी वर्ण है वो आते हैं। दंत के अंतर्गत ट वर्ग के जितने भी है वो आते हैं। और ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग के जितने भी वर्ण है वो आते हैं। एक बार क्वेश्चन कई बार पूछा है इस तरह से कि मूर्धन्य हम किस श्रेणी के वर्ग को हम आते हैं, और दंत के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है, ओष्ठ के अंतर्गत कौन सा वर्ग आता है, कंठ के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि व्यंजन जो होते हैं स्वर्ण वर्ण 11 होते हैं, व्यंजन वर्ण 41 होते हैं। व्यंजन वर्ण को हम 3 भाग में बांटते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। फिर स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है? य और लौ वो आते हैं।
इसको भी याद रखिएगा। और उष्म व्यंजन के अंतर्गत श, स, मूर्धन श, दंत स, जो भी है श श्रेणी के जितने भी वो किसके अंतर्गत है, उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, दूसरा था चारण प्रयत्न क्या डिवाइड करते हैं। एक होता है स्वतंत्र स्वर तंत्री में श्वास का कंपन के बेसिस पे, और दूसरा है आपका श्वास या प्राण की मात्रा से। ठीक है, उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर पहला जो है स्वर तंत्रिक में श्वास का कंपन, उसमें से दो भाग में बांटते हैं। एक होता है अघोष वर्ण, सघोष या अघोष। तो अघोष कई बार पूछता है कि अघोष के अंतर्गत कौन सा वर्ण आते हैं, और सघोष या घोष एक ही बात है, उसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आते हैं। तो क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये किसके अंतर्गत आता है, अघोष वर्ण के अंतर्गत। यानी कि जो भी वर्ग होते हैं, कंठ तालब्ध मूर्धन्य, वो जो पहला वर्ग जो होते हैं कंठ तालब्ध मूर्धन्य, उसमें से एक और दो जो होते हैं वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं। बाकी जो तीसरा तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वो किसके अंतर्गत आता है, सघोष या घोष के अंतर्गत आता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि सघोष क्या है और घोष। सघोष और घोष एक ही है और अघोष अलग है। तो सघोष के अंतर्गत जो होते हैं तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ग के वर्ण आते हैं वो सघोष होते हैं, और पहला और दूसरा जो आते हैं वर्ण के जो आते हैं वो किस में आते हैं, अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं श्वास श्वास या प्राण की मात्रा। तो श्वास या प्राण की मात्रा में भी हम वर्ण को दो भागों में बांटते हैं, एक आता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण के अंतर्गत जो होते हैं सभी वर्ग का पहला तीसरा वो पांचवा तथा य र ल व सब जो होते हैं किसके अंतर्गत आता है, अल्प प्राण के अंतर्गत कौन होते हैं, सभी वर्ग का, जो भी सभी वर्ग जो कंठ तालब्ध मूर्धन्य दंत वो सब पढ़े हैं ना, उस वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो होते हैं वो क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं, सभी वर्ग का दूसरा और चौथा तथा श के जितने भी श्रेणी है, श स स मूर्धन्य स दंत स, वो सब किसके अंतर्गत आता है, महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो हम अभी दो पार्ट में थोड़ा थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर हम दो स्वर तंत्री के में श्वास का कंपन और दूसरा है श्वास या प्राण की मात्रा। तो एक होते हैं अघोष, तो अघोष के अंतर्गत में पहला और दूसरा वर्ग के जो भी वर्ण आते हैं उसके अंतर्गत आता है अघोष, और सघोष के अंतर्गत कौन आता है, तीसरा चौथा और पांचवा। और अल्प प्राण के अंतर्गत सभी वर्ग का पहला तीसरा वो पांचवा आते हैं, और महाप्राण के अंतर्गत सभी वर्ग का दूसरा चौथा और तथा सौ जितने भी होते हैं तो वो सब के महाप्राण के अंतर्गत आता है। अंतस्थ व्यंजन अभी हम कवर कर चुके हैं। इसके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है, य र ल वो आते हैं। और उष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन आते हैं, मूर्धन्य दंत श ह के अंतर्गत कौन आते हैं, उष्म व्यंजन आते हैं। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन के मेल से बनता है। जब दो व्यंजन आपस में जुट जाता है तो उससे संयुक्त व्यंजन बनता है। तो अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब जो है वो किसका एग्जाम्पल है, संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल है। क्योंकि अक्ष में जब क प्लस स मिला हुआ है, त्र के अंतर्गत त प्लस रो मिला हुआ है, और ज्ञ के अंतर्गत ज्ञ और ज्ञ मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दो व्यंजन का मेल है इसलिए संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा। तो ये जो था पूरा मैंने कर लिया है। तो अगले क्लास में जो हम उसी तरह शब्द विचार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह का जो भी सीरीज है पूरा ये सीरीज आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये लगभग अच्छा सभी में इसी पीडीएफ में पूरा मैंने कवर कर दिया है हिंदी व्याकरण को। तो आप लोग इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सअप का नंबर इस स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आपको व्हाट्सएप में लिखिएगा तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है शब्द विचार को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।